हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion the electric field due to a charge configuration with total charge 0 may be not 0. Reason: electric field obeys the principle of superposition. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है? assertion में हमें दे रखा है कि यदि कोई चार्ज कन्फिग्रेशन जिसका टोटल चार्ज जीरो है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्या है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट के ऊपर यदि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगा. यानी कि यदि मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मेरे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड इनके द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर जो कि इन चार्जेस से अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर है तो इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम देखना चाहते हैं ई नेट, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? ई नेट की वैल्यू इक्वल होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 के सम के इक्वल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है. E1 Q1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 Q2 द्वारा, E3 जो है Q3 द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो ये हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक कोई स्फीयर है एंड इसके अंदर मेरे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड इस स्फीयर से किसी d डिस्टेंस के ऊपर P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नेट जो चार्ज है इस स्फीयर का क्यू नेट यदि मैं बात करूं तो इन सभी चार्जेस के सम के कारण जो क्यू नेट है ये मेरा जीरो हो सकता है. यदि इनमें से कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लेता हूं कि Q4 नेगेटिव है, तो क्यू नेट चारों चार्जेस के कारण जो क्यू नेट है वो जीरो हो सकता है. एंड लेकिन जो पॉइंट P है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो नहीं होगा. इसका रीजन क्या रहता है कि यदि हम एक स्फीयर के अंदर जो चार्जेस रखे हुए हैं इनको आउटसाइड पॉइंट से देखेंगे तो ये चार्जेस हमें सेंटर के ऊपर दिखाई देंगे. सेंटर के ऊपर एक सिंगल चार्ज के रूप में दिखाई देंगे क्योंकि बाहर से देखने पर ये सभी चार्जेस सेंटर के ऊपर दिखाई देंगे जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होगा कि ये एक सिंगल चार्ज है. यानी कि इन सभी चार्जेस को मिला के एक क्यू नेट बनेगा. वो क्यू हमें यहाँ पे इंडिकेट होगा एंड इस क्यू के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी के ऊपर ये तो आ जाएगा जीरो. ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि टोटल चार्ज हमारा जीरो है तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी जीरो आएगा. लेकिन एक्चुअल के अंदर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं भी हो सकता क्योंकि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सभी चार्जेस के कारण, सभी चार्जेस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो अलग अलग है. डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण? ये होता है के क्यू बाई डी स्क्वेयर. डी क्या है? उस पॉइंट की डिस्टेंस एंड क्यू वो चार्ज है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो ये वैल्यू रहती है तो डी चेंज होने के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता. सो हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट है. रीजन हमारा क्या है? रीजन जो दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है. सो यहाँ पे यदि ई नेट की बात करते हैं हम लोग, ई नेट की बात करते हैं तो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये माइनस E4 आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के कारण. लेकिन इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हमारे पास बच सकता है यदि ये पॉइंट चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर हैं तो.
ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको भी मैं प्लस के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव यहाँ पे क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, जबकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, एंड जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.